शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम हम लोग नवांश चार्ट की बात कर रहे थे, तो नवांश चार्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग एक इष्ट देवता हम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नवांश चार्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट रह गया अबाउट सेकंड मैरिज वगैरह हम कैसे देखते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एक लेट अस सी कैसे हम उसको करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये हॉरोस्कोप है मान लीजिए। तो इसमें हमें मैरिज के बारे में देख सॉरी, तो 7th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? 7th हाउस को अगर हम देखें तो सन और वीनस दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। सर अच्छा है, बट सर सन और वीनस का डिग्री देखना पड़ेगा। पहले अच्छा कहने से पहले पूरा देख लीजिए इसको एकदम से अच्छा मत कहिए। वीनस है सर, ये अच्छा नहीं है बिकॉज राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। या सन सैटर्न राहु तीनों की दृष्टि है, सन सैटर्न राहु। और हम लोगों ने बात की थी कि ये 4 प्लैनेट होते हैं जो सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं। वो सन है, सैटर्न है, राहु है एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। सन सैटर्न राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। तो जब भी किसी भी हाउस के ऊपर इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं। मतलब उस हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे 7th हाउस में तो चारों हैं, ये एक सन भी है, सैटर्न भी है, राहु भी है और वीनस जो है वो लॉर्ड ऑफ 12th हाउस भी है। 12th हाउस। तो चारों सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट यहाँ पर है, चारों सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट है यहाँ पर जो है। फिर 8th हाउस को देखें तो 8th हाउस की क्या पोजीशन है? अच्छा है सर। सेपरेशन डाइवोर्स तो हम 8th हाउस से देखते हैं। जुपिटर बैठे हुए हैं, मरकरी का एस्पेक्ट है सर, राहु का भी एस्पेक्ट है। राहु का कहाँ एस्पेक्ट है? सॉरी राहु का नहीं है, राहु का नहीं है सर, जुपिटर और मरकरी जुपिटर मरकरी का एक्सचेंज है, खाली एस्पेक्ट होने से नहीं है। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ जुपिटर एंड मरकरी। तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ 8th हाउस, वेरी गुड पोजीशन ऑफ 8th हाउस। और 9th हाउस को भी देखें तो 9th हाउस की क्या पोजीशन है? उसका लॉर्ड जो है केंद्र में चला गया। वेरी गुड। तो पहली चीज तो 9th का लॉर्ड इन द 10th हाउस, तो राजयोग बनता है, एक त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में गया। और यहाँ मंगल आपको नीच का लग रहा है, डेबिलिटेटेड है, तो कुछ डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? इसका मून जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे जो नीच भंग राजयोग बनाते हैं, तो उसमें से कोई भी नीच भंग राजयोग का रूल एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर? सर मून क्वाड्रेंट में आ गया। नहीं, मून के क्वाड्रेंट में होने से कुछ नहीं होगा। लॉर्ड एक नियम है उसका कि लॉर्ड ऑफ डेबिलिटेशन साइन एंड लॉर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन साइन, if they are in the mutual quadrant, if they are in the mutual केंद्र। तो यहाँ पर डेबिलिटेशन साइन का लॉर्ड तो मून हो गया और एक्सॉल्टेशन साइन का लॉर्ड क्या शनि हुआ? भी केंद्र में है सर, शनि भी केंद्र में है। हाँ, तो मून और सैटर्न आपस में केंद्र में है।
मून एंड सैटर्न दे आर इन द म्यूचुअल क्वाड्रेंट, इसीलिए नीच भंग हो रहा है इसका। तो मंगल इज राजयोग कारक। और दूसरा आप देख रहे हैं कि लग्न का लॉर्ड इन द 9th हाउस, लग्न का लॉर्ड इन द 9th हाउस, तो इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ मार्स। और राजयोग भी बना रहा है, जब त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में होता है तो महाराजयोग बनता है, बहुत बड़ा राजयोग बनता है। तो 9th हाउस इज वेरी वेल प्लेस्ड, 8th हाउस इज वेरी वेल प्लेस्ड, बेटर। but 7th house is badly afflicted, 7th house is badly afflicted। तो ये भी इंडिकेट करता है कि सेपरेशन डाइवोर्स तो नहीं है, बट शादी का सुख भी नहीं लग रहा, क्योंकि 7th हाउस जो है बहुत ज्यादा इसका एफ्लिक्शन है। तो अब हम इसको थोड़ा सा नवांश चार्ट से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है। यहाँ पर देखिए नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है। और हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में लग्न अगर वीक होता है या अफ्लिक्टेड होता है तो हमें उस चीज का, उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है नवांश चार्ट में? सर अच्छा, एक मिनट में चंद्र में शुक्र है। सैटर्न का एस्पेक्ट सर लगन का लोड बैठा है 9th हाउस में, है? लगन का लोड बैठा है 9th हाउस में। कहाँ बैठा है 9th हाउस में? और कहाँ 9th हाउस? 5th हाउस में सर। सॉरी सैटर्न 5th में, का सॉरी 6th में। हम्म। तो राजयोग हो गया सर, ये एक ट्राइन का लोड नहीं, दूसरे यहाँ- ट्राइन में। डिविजनल चार्ट में राजयोग नहीं होते। हम्म। ये कह सकते हो आपकी पोजीशन अच्छी है, बट राजयोग नहीं होते डिविजनल चार्ट में। जुपिटर का घर में। आप इसको लग्न को कैसे एग्जामिन करो? किसी भी हॉरोस्कोप में एक हाउस को हमें एग्जामिन करना है तो लग्न को आप कैसे एग्जामिन करेंगे यहाँ पर? सर डिस्पोजिटर और उसका एस्पेक्ट किसका है? हाँ, तो कैसा है यहाँ पर? 1 2 3 शुक्र। सर ये अच्छा नहीं है सर। या सन कैसे पे अच्छा नहीं है? सन सर पे एक तो ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 देखिए 6 क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ, आपने देख रहे हैं वीनस का प्लेसमेंट है लग्न में, और इसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है? सर एस्पेक्ट तो Saturn. किसी को नहीं नजर आ रहा है। Saturn. मंगल का, अरे सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं है, केतु का एस्पेक्ट नहीं है, मंगल का मंगल का नहीं है, मंगल का भी नहीं है, मंगल का भी नहीं है। सैटर्न का तो एस्पेक्ट नजर आ रहा है ना, थर्ड एस्पेक्ट। ये Yes, सर yes, केतु का 9th एस्पेक्ट है, yes. यस सर। केतु का 9th एस्पेक्ट है। तो लग्न के ऊपर विनस जो है प्लेस्ड है, और विनस के ऊपर 2 मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सैटर्न और केतु का। ठीक है, अब लग्न का लॉर्ड सन है, सैटर्न और राहु का एस्पेक्ट है। सन की क्या पोजीशन है? सर हेम्ड है सर, मरकुरी और मार्स है और केतु। Saturn, sun is associated with all malefic planet, all malefic, एक भी ऐसा malefic planet नहीं है जो इसके साथ एसोसिएटेड ना हो। मार्स और केतु देख ही रहा है यहाँ पर, और सैटर्न यहाँ से देख रहा है, सैटर्न यहाँ से देख रहा है, राहु भी देख रहा है यहाँ से। हाँ वो तो केतु है तो एक ही बात है, वो राहु भी है। तो यहाँ पर 5th हाउस में 4 मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया। या हम कहेंगे सन इज बैडली अफ्लिक्टेड या लग्न इज बैडली अफ्लिक्टेड इस केस में। अब देखिए खुद ही की लग्न की क्या पोजीशन है। 7th हाउस को भी देखेंगे अगर, तो इसका लॉर्ड यहाँ पर है, एंड दिस इज आल्सो अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स, ऑल मैलेफिक प्लैनेट। एक भी ऐसा मैलेफिक प्लैनेट नहीं है जो इसका अफ्लिक्शन नहीं कर रहा है, और कोई ना जुपिटर का एस्पेक्ट है ना वीनस का एस्पेक्ट। तो सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है यहाँ पर। और 8th हाउस का लॉर्ड भी देखेंगे तो ये नीच का हो जाता है, एंड इट इज गॉन टू द 6th हाउस। इसकी पोजीशन भी खराब है क्योंकि इसका जो साइन डिस्पोजिटर सैटर्न है वो फिर अफ्लिक्टेड है। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि लग्न जो है वो बैडली अफ्लिक्टेड है, लग्न जो है
बैडली एफ्लिक्टेड है। और जब नवांश चार्ट में लग्न इतना एफ्लिक्टेड होगा तो नेचुरली शादी का सुख तो नहीं मिलेगा आपको, शादी का सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखें कि जैसा मैंने कहा कि चारों मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है और ये हमारा मैरिज का हाउस है, तो मैरिज का सुख में कमी हो गई या मैरिज का सुख का खत्म हो गया एक तरह से जो है। और व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि ही सेटल्ड इन यूएस इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो फर्स्टली ही गॉट मैरिड विद अ डाइवोर्सी, फर्स्टली ही गॉट मैरिड विद अ divorcee, and secondly his wife died in this 2018 actually. His wife died in 2018 when this Mars and Rahu period was in operation. Mars and Rahu period was in operation. और आप देख ही रहे हैं कि नवांश चार्ट में मार्स एंड राहु जो है वो लग्न को बुरी तरह से अफ्लिक्ट कर रहे हैं। So she died at this time. So now the question came about the second marriage, कि second marriage होगी या नहीं होगी। तो second marriage हम किस हाउस से देखेंगे? सर एक क्वेश्चन था। हम्म, जैसे यहाँ पे 8th हाउस पॉजिटिव था, स्ट्रॉन्ग था, तो ऐसा होता है कि इस हॉरोस्कोप में ऐसे कह सकते हैं कि डाइवोर्स होगा या डाइवोर्स नहीं हुआ, बट आफ्टर लॉन्ग this indicates the separation divorce। तो separation divorce नहीं हुआ, बट शादी का सुख भी इंडिकेटेड नहीं है, शादी का सुख भी इंडिकेटेड नहीं है। और 7th हाउस में चारों जो सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट है उनका एसोसिएशन है, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि डिनायल ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, क्योंकि चारों जो सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट है उनका एसोसिएशन है। हाँ, तो अभी इसमें ऐसे कह सकते हैं क्या कि कुछ लंबे टाइम के बाद होगा इसका असर, या अब क्वेश्चन इज कि अबाउट द सेकंड मैरिज, पहले सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी और कब होगी, दो ही क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड मैरिज हम किस हाउस से देखते हैं? 9th हाउस। हाँ जी, 9th हाउस। देखिए 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस इज द लॉन्गेविटी ऑफ दैट हाउस। लॉन्गेविटी, जैसे हम फर्स्ट हाउस से 8th हाउस अपनी लॉन्गेविटी देखते हैं, 10th हाउस से 8th हाउस 5th हाउस है तो प्रोफेशन की लॉन्गेविटी देखते हैं। ऐसे ही 7th हाउस से 8th हाउस सेकंड हाउस है, तो दैट इंडिकेट्स द लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज। एक खत्म होना या दूसरा शुरू होना, जैसे हम लोग कोई प्रोफेशन में कभी देखते हैं सडनली आपके जॉब में प्रॉब्लम आ गई या बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, तो दैट इज ड्यू टू द 5th हाउस। 5th हाउस में कोई एडवर्स ट्रांजिट हुआ या दशा वगैरह ऐसी शुरू हुई जिसकी वजह से सडनली आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे ही मैरिज में जो मैरिज की लॉन्गेविटी है दैट वी सी फ्रॉम सेकंड हाउस, या हम कहेंगे कि सेकंड मैरिज कब होगी दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द सेकंड हाउस। तो यहाँ पर सेकंड हाउस आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, देयर इज नो एफ्लिक्शन, एक्सचेंज ऑफ मरकरी एंड जुपिटर, लॉर्ड इसका देख रहा है अपने आप अपने साइन को जुपिटर, तो दे कैन नॉट बी बेटर पोजीशन देन दिस। बहुत अच्छी पोजीशन है सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड मैरिज होगी, सेकंड मैरिज होगी, बट कब होगी क्योंकि अब हमें दशा देखनी पड़ेगी। तो मरकरी है सेकंड हाउस में, मरकरी प्लैनेट है और इट्स वेरी वेल प्लेस्ड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। तो नेचुरली जब मरकरी का जो पीरियड ऑपरेट होगा तो उस टाइम मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होगी, सेकंड मैरिज। तो his wife died in 2018 and he got married somewhere in the month of July, August 2021. अभी कुछ महीने पहले इसकी शादी हुई है। तो मार्स और मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है वो सेकंड मैरिज में हेल्प करता है, तो सेकंड हाउस से हम सेकंड मैरिज देखते हैं। बट हमें ये देखना है कि सेकंड स्पाउस के बारे में, कि दूसरा जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, वो किससे देखेंगे हम? 9th हाउस से। वो 3rd फ्रॉम 7th, मतलब पहले से छोटा, सेकंड वाला। जैसे हम पहला अपना भाई बहन इस हाउस से देखते हैं,
दूसरा इससे थर्ड, इससे देखेंगे। पहला चाइल्ड हम 5th हाउस से देखते हैं, दूसरा चाइल्ड हम 3rd फ्रॉम 5th 7 से देखते हैं, तीसरा चाइल्ड 9 से देखते हैं। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट स्पाउस हम 7th हाउस से देखते हैं और नेक्स्ट स्पाउस हम 9th हाउस से। स्पाउस का नेचर कैसा होगा वो ये हाउस आपको बताएगा, 9th हाउस। तो इस तरह से हम लोग सेकंड मैरिज के बारे में देखते हैं। और एक I saw yesterday only one horoscope. इसमें देखिए क्या पोजीशन है। सेवेंथ, 8th, 9th, 7th हाउस की क्या पोजीशन? सेवेंथ हाउस के ऊपर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है? किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसका लॉर्ड 8th हाउस में है, जुपिटर, और उस सन के साथ एसोसिएटेड है, सन एंड मार्स। मार्स उसको एस्पेक्ट कर रहा है। सन भी यहाँ उच्च का है, मार्स भी उच्च का है, तो इट्स नॉट वेरी नेगेटिव आल्सो। हम ये नहीं कहेंगे कि ये 8th हाउस बहुत ज्यादा खराब है। और 9th हाउस को भी देखेंगे तो 9th हाउस इज आल्सो वेल प्लेस्ड। लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में, सच ए गुड पोजीशन ऑफ लग्न। एंड इसका लॉर्ड यहाँ पर, ये एक्सचेंज है, यहाँ पर मरकरी और वीनस का एक्सचेंज हो रहा है। इट्स सच ए गुड पोजीशन ऑफ ये एक्सचेंज। सन उच्च का, मार्स उच्च का, और कोई भी मुझे ये सैटर्न भी इस अपनी राशि को देख रहा है, सैटर्न भी अपनी, मरकरी अपनी राशि को देख रहा है, मरकरी अपनी राशि को देख रहा है। हाँ सर, जुपिटर भी अपनी राशि को देख रहा है। जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है। सर यहाँ पे जो एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल विनस और मरकरी दोनों अच्छे हैं सर। फॉर एग्जांपल दो दुश्मन आपस में एक्सचेंज करेंगे हाउस, तो उसका रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, जो कोई भी योग होता है ठीक है, उसके रिजल्ट्स बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पहले तो कौन से प्लैनेट है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर किस हाउस में योग बन रहा है, और उसमें एक चीज ये भी है कि दोनों प्लैनेट का आपस में क्या रिलेशन है, उसके ऊपर भी योग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो नेचुरली अगर एनिमी होंगे तो योग थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि योग खराब, नेगेटिव नहीं होगा योग। अगर आपस में रिलेशन अगर उनमें एनिमिकल है तो नेचुरली थोड़ा योग वीक बनेगा। बट यहाँ पर तो दोनों प्लैनेट अच्छे हैं, मरकरी और वीनस, जैसे पावरफुल, जिसको हमने धर्म कर्माधिपति योग कहा था, एक्सचेंज ऑफ 9th and 10th हाउसेस। सच ए वंडर। हाँ सर एक क्लाइंट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, इसका डाटा पूछ। हाँ बोलिए। सर उसका है, नहीं अभी इसको इसके बाद देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं पहले। हाँ, तो इसमें ऐसा कोई हाउस खराब नहीं है, ना 7th हाउस खराब है, ना 8th हाउस खराब है, ना 9th हाउस। कोई हम ये नहीं कहेंगे बहुत खराब है। और नवांश को देखिए, नवांश में लग्न की क्या पोजीशन है? लॉर्ड इसका यहाँ प्लेस्ड है उपाच्य स्थान में राहु के साथ में, और लग्न के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, लग्न के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है। वीनस इज आल्सो वेल प्लेस्ड, जो कारक होता है मैरिज का, अपनी राशि में है, केंद्र में है, और जुपिटर मरकरी का एसोसिएशन भी है, ये सन और राहु का भी है, लेकिन जुपिटर मरकरी का भी एसोसिएशन। बट सर सन और वीनस का डिग्री में तो क्लोजर नहीं है। हाँ जी,
सर सन और विनस का अगर क्लोजर होंगे 10 डिग्री क्लोजर यहाँ नहीं देखना, ये नवांश चार्ट है, लग्न चार्ट नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ, तो यहाँ हम क्लोजर नहीं देखेंगे। लग्न भी, ये लग्न चार्ट भी, सॉरी नवांश चार्ट भी इतना खराब नहीं है। ओनली थिंग यू कैन से कि यहाँ पर जो 8th हाउस है, 8th हाउस, दिस इज एफ्लिक्टेड विद सैटर्न, मार्स एंड केतु। सैटर्न, मार्स एंड केतु 8th हाउस, और इसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, कोई भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। इसका लॉर्ड नीच का है, लॉर्ड भी नीच का है, तो 8th हाउस यहाँ पर एफ्लिक्टेड है। 8th हाउस, लग्न ठीक है, 7th हाउस ठीक है, लेकिन 8th हाउस जो है वो एफ्लिक्टेड है। तो हम लोगों ने कहा था कि डिविजनल चार्ट में जो भी प्लैनेट जब 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, डिविजनल चार्ट में जो भी प्लैनेट जब 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, तो दे गिव डेथ लाइक इफेक्ट कंसर्निंग दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दे गिव डेथ लाइक इफेक्ट कंसर्निंग दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और उसमें आपको ताज्जुब होगा कि उस प्लैनेट का कोई ऐसा रोल नहीं है, लग्न चार्ट कोई ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन नवांश चार्ट में अगर कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है और उसकी जब दशा ऑपरेट होगी, तो आप मान कर चलिए कि उस दशा में सीरियस प्रॉब्लम आएगी मैरिड लाइफ में। जबकि लग्न चार्ट भी ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा, नवांश चार्ट भी इतना खराब नहीं है, लेकिन मार्स इज प्लेस्ड हियर एंड मार्स इज अफ्लिक्टेड आल्सो। 8th हाउस इज अफ्लिक्टेड आल्सो। और जैसे ही मार्स की दशा शुरू हुई, मार्स का पीरियड भी चल रहा है, मार्स का पीरियड भी चल रहा है, और डेथ लाइक इफेक्ट यही होता है, सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो मैरिज के मामले में जो है। एंड ही वाज सेइंग कि द डे दिस पीरियड स्टार्टेड they had serious problem in the married life, and now they are living separately, and they are thinking of getting separated also, क्योंकि सिर्फ मार्स ये प्लैनेट जो 8th हाउस में प्लेस्ड है, that becomes really bad planet from marriage point of view in the Navash chart. तो ये भी आप ध्यान में रखिए, कभी कभी कुछ हॉरोस्कोप इंडिकेट नहीं करता कुछ उल्टा सीधा खराब, लेकिन कभी कभी जो प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं डिविजनल चार्ट में, उनकी भी जब दशा ऑपरेट होती है तो सीरियस प्रॉब्लम उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में हो सकती है। ठीक, हाँ निराकार जी बताइए आप। सर उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर सॉरी 1972। 17 सितंबर 1972। और टाइम ऑफ बर्थ है सर, उसका टाइम ऑफ बर्थ है 13:32, मतलब दिन में 1 बजे कर नो दैट इज के। जगह देन सर प्लेस है अहमदाबाद। देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ 17/9/72 और टाइम ऑफ बर्थ 13:32 बिल्कुल, और अहमदाबाद। हाँ यही है। मून जुपिटर राहु दिखा था मेरे में जो बनाया था, मून जुपिटर राहु तो नेक्स्ट हफ्ते को लगता है। सर इसका शादी टूट गया तो सर नो व्हेन विल बी द सेकंड मैरिज? अच्छा, शादी कब टूटा? सर शादी रिसेंटली टूटा, जस्ट थोड़े दिन पहले। राहु में शनि, अच्छा राहु में किसकी गधा, केतु या मरकरी? सर अभी चल रहा है महादशा सर,
शुक्र। देखिए इसमें क्या पोजीशन है। सर मैंने जो बनाया सर उसका तो अलग आ रहा है क्या आ रहा है? सर, इसका दोबारा चेक कर लेते सर। इसका जो टाइमिंग है दोबारा मैं बताता हूँ सर। इसका डेट ऑफ बर्थ है, नो दैट यू कैन से 17 सितंबर 72। हाँ 17 सितंबर मतलब 9 1972 और टाइम ऑफ बर्थ है 13 मतलब दिन में 1:32 1:32 में। वही लिखा है। और संडे है अहमदाबाद। वही लिखा है। जी सर। यही लिखा हुआ। जी सर। तो सर पहले इसका तो second- हाँ जी सर इसका सेकंड मैरिज का पॉसिबिलिटी है? सेकंड मैरिज हम इससे देखेंगे 8th हाउस से, जी सर। सॉरी सेकंड हाउस से। सेकंड में राहु है, वो भी तो इसमें राहु का प्लेसमेंट है और जी। किसी का एफ्लिक्शन है। वीनस देख रहा है उसको, यस सर, वीनस उसको है, वो देख रहा है, जो कि शादी का कारक भी है। जी सर। वीनस उसको देख भी रहा है। और जो दशा इसकी चल रही है राहु में, वीनस का पीरियड चल रहा है। राहु में वीनस का पीरियड चल रहा है। जी सर। तो ये तो फेवरेबल टाइम है, इसमें होना चाहिए। और खास तौर से जब ये शनि यहाँ से निकलेगा, ओके ना सर, सटन यहीं पे है। शनि जो है अभी तो राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ से जब निकलेगा मतलब 29 अप्रैल 22 को, अच्छा है। तो उसके बाद ये जब यहाँ पर आएगा खास तौर से, जी सर। तो उस टाइम पॉसिबिलिटी होगी उस टाइम। सर जो स्पाउस होगा उसका क्या होगा, प्रोफेशनल होगा या क्या होगा? सर जो होगा, जो सेकंड स्पाउस होगा हस्बैंड? हाँ ये है, ये इसमें 9th हाउस से देखेंगे। मार्स एंड मर्करी। यहाँ दो चीज प्रॉब्लम क्या है कि मार्स और मरकरी दोनों कंबस्ट हैं, बिल्कुल सन के पास में गरीब होगा है। सर। मार्स मर्करी अगर कंबुस्ट और एक साथ है तो गरीब होगा सर। क्यों गरीब क्यों होगा? किसी तरह को बोला था कि मार्स मर्करी दोनों अगर साथ साथ है तो पैसा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, पैसे से क्या मतलब उसका? पैसे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो बट दोनों कंबस्ट हैं, वीक हैं, बट जुपिटर का एस्पेक्ट भी है उसके ऊपर। जुपिटर के एस्पेक्ट है। तो सर प्रोफेशन क्या हो सकता है? प्रोफेशन का कैसे पता लगेगा इससे? स्पाउस की प्रोफेशन का नहीं पता लगेगा। इस तो बताएगा सिर्फ शादी होगी या नहीं होगी, तो शादी होने की पॉसिबिलिटी तो लगती है। चलिए अब हम थोड़ा सा वो देखते हैं इष्ट देवता हम कैसे निकालते हैं, और वो भी हम नवांश चार्ट की हेल्प लेते हैं इष्ट देवता निकालने के लिए। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़े पराशर सिस्टम में कि हर प्लैनेट किसी न किसी चीज का कारक होता है। जैसे सन है फादर का कारक है, मून है मदर का कारक है, मार्स हमारे सिबलिंग या को बॉन्ड का कारक है। तो हर प्लैनेट जो है किसी न किसी चीज का कारक होता है, और ये कारक फिक्स्ड होते हैं। कारक जो है फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होते। लेकिन जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, उसमें फिक्स्ड कारक के ऊपर उनका सिस्टम अलग है। वो कहते हैं कारक फिक्स्ड नहीं होते, कारक जो है वो वेरी करते हैं। चर कारक हम उसको बोलते हैं, मूविंग कारकस। इसमें पराशर सिस्टम में तो कारक फिक्स्ड है, लेकिन जेमिनी सिस्टम में कारक फिक्स्ड नहीं होते हैं। दे डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप, कि हॉरोस्कोप में पोजीशन क्या प्लैनेट की क्या है, और उनके हिसाब से कि जो भी प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है आपके हॉरोस्कोप में, जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होगी
वो प्लैनेट आपका आत्मकारक बन जाता है। वो प्लैनेट आपका, जैसे कि पराशर सिस्टम में तो सन आत्मकारक होता है हमेशा, सन जो है वो आत्मा का कारक है, लेकिन जेमिनी सिस्टम में जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो प्लैनेट आपका आत्मकारक बनता है। और जो भी प्लैनेट है उनकी डिग्री जो लिखी होती है वो हम देख लेते हैं, बट जहां तक राहु और केतु का सवाल है वो डिग्री निकालने के लिए वो हम 30 में से माइनस करके जो डिग्री आती है उसको काउंट करते हैं। 30 में से माइनस करके जो डिग्री आती है हम उसको काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हॉरोस्कोप है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा है, किस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा है? मरकरी की नहीं, 27 तो मार्स की है। नहीं, मरकरी की मरकरी 28 की। अच्छा, मरकरी 28 है। और राहु की? राहु की 0 मान लो 30 में से। तो 0 मतलब 30 माइनस 0 30 हो गई। अच्छा जी सर। तो राहु केतु की डिग्री सबसे ज्यादा हो गई, तो हम कहेंगे कि राहु केतु आत्मकारक प्लैनेट बन जाएगा। और कोई और हॉरोस्कोप कंसीडर करें। यहां देखिए, सन की यहाँ पे सब ज्यादा 18। 16 यहाँ भी राहु केतु हो जाएंगे, यहाँ भी क्योंकि हो अगर जाएंगे। 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ भी राहु केतु बनेंगे। जी सर। लेकिन सर राहु केतु का आत्मकारक तो नेगेटिव ग्रह है, तो कोई अच्छा होगा? मैं बताता हूँ। ये अभी इसमें देखिए, जुपिटर की सबसे ज्यादा है। जुपिटर की सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे जुपिटर जो है वो आत्मकारक प्लैनेट बन जाएगा। तो जेमिनी सिस्टम में ये है कि जो भी प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो हमारा आत्मकारक प्लैनेट होता है। और ये जो प्लैनेट नवांश में जिस राशि में होता है, जैसे हमने कहा जुपिटर हमारा आत्मकारक प्लैनेट है, और जब हमने नवांश चार्ट बनाया तो जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड है। जुपिटर जो है ये वर्गो साइन में प्लेस्ड है, जुपिटर वर्गो साइन में। तो इसको हम कहते हैं कारकांश। कारकांश, जो आत्मकारक प्लैनेट नवांश में जिस राशि में प्लेस्ड होता है उसको हम कहते हैं कारकांश। कारकांश, और कारकांश जो है यही डिसाइड करता है अबाउट द इष्ट देवता। इसी से हम जो है इष्ट देवता निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो जेमिनी सिस्टम है कि उसमें जो प्लैनेट कारक जो है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, कारक वेरी करते हैं हर हॉरोस्कोप में डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ प्लैनेट। तो जैसा हमने कहा कि पराशर सिस्टम में कारक फिक्स्ड है, सन फादर का, मून मदर का, मार्स यंगर को बॉर्न, मरकरी मैटरनल एंड पैटर्नल अंकिल एंड नॉट्स, जुपिटर ये सब का, वीनस इनका, केतु, ये सब कारक फिक्स्ड है। लेकिन जेमिनी सिस्टम में जो है हम नॉर्मली 8 कारक मानते हैं, इंक्लूडिंग राहु केतु में से राहु को हम एक प्लैनेट मानते हैं। 7 प्लैनेट हो गए और एक ये राहु हो गया। तो डिग्री ऑफ राहु जो है दैट इज टू बी रिकन फ्रॉम द एंड ऑफ द साइन, मतलब 30 में से माइनस करेंगे हमको इसको। और अगर कहते हैं कि 2 प्लैनेट की अगर सेम डिग्री होती है तो हम उनको जॉइंट कारक डिक्लेयर करते हैं, और जो नेक्स्ट कारक होता है वो हम उसको नेचुरल कारक से फिक्स करते हैं, जो पराशर सिस्टम का कारक है उससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है उसको हम आत्मकारक प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट हाईएस्ट मतलब जो उससे आत्मकारक से कम डिग्री वाला प्लैनेट है उसको अमात्य कारक। अमात्य कारक का मतलब होता है मिनिस्टर, मतलब एडवाइजर। एडवाइजर मीन्स बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद योर प्रोफेशन टाइप का जो है, ये सब चीजें हम इससे देखेंगे अमात्य कारक से। उससे कम भ्रातृ कारक, भ्रातृ मतलब भाई, को बॉन्ड का कारक हो गया। नेक्स्ट वाला मातृ कारक, मदर का कारक हो गया। नेक्स्ट वाला पितृ कारक, फादर का हो गया। नेक्स्ट वाला पुत्र कारक, फिर नेक्स्ट वाला न्याति मतलब जो रिलेशंस हैं, और लास्ट वाला होता है दारा कारक या स्पाउस का कारक। तो यहाँ कारक जो है वो फिक्स्ड नहीं है,
कारक वेरी करेंगे हर हॉरोस्कोप में अलग अलग। तो कहते हैं कि जो प्लैनेट आत्मकारक, जो हाउस या जो राशि आत्मकारक प्लैनेट ऑक्युपाई करता है नवांश चार्ट में, उसको हम कारकांश कहते हैं, कारकांश। और ये हमारा मेन प्लैनेट बन जाता है फॉर डिसाइडिंग द इष्ट देवता, मेन हाउस बन जाता है फॉर डिसाइडिंग द इष्ट देवता। और जो कारकांश से 12th हाउस होता है, जहां भी जो नवांश में ये आत्मकारक प्लैनेट प्लेस्ड है, उससे हमें 12th हाउस देखना है। और 12th हाउस को हम जीवन मुक्तांश बोलते हैं, जीवन मुक्तांश या एमांसिपेशन ऑफ सोल। और ये जो कारकांश से 12th हाउस है, दैट इज बेसिकली द फाइनल डिसाइडर ऑफ द इष्ट देवता, वो इष्ट देवता डिसाइड करेगा। और कहते हैं कि अगर 3 सिचुएशन हो सकती हैं, जो कारकांश से 12th हाउस है उसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं, कि वहां अगर एक प्लैनेट है, वहां पर अगर एक प्लैनेट है तो वो प्लैनेट डिसाइड करेगा अबाउट इष्ट देवता। अगर एक से ज्यादा है तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा उसमें से, दैट विल बी द डिसाइडर फॉर इष्ट देवता। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है कोई प्लैनेट ही नहीं है, वहां कोई प्लैनेट ही नहीं है, तब उस साइन का लॉर्ड। तो सबसे पहले हमें आत्मकारक प्लैनेट निकाला, आत्मकारक प्लैनेट को देखा कि नवांश में किस राशि में प्लेस्ड है, वो हमारा कारकांश हो गया। और उससे जो 12th हाउस है वो हमारा जीवन मुक्तांश हो गया, या वो हमें डिसाइड करेगा कि हमारा जो इष्ट देवता है किस प्लैनेट से गवर्न होगा। और उसमें 3 सिचुएशन हैं, जैसा हमने देखा अभी, कि अगर एक प्लैनेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट प्लैनेट विल डिसाइड द इष्ट देवता। अगर एक प्लैनेट से ज्यादा प्लेस्ड है तो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है उसमें से, दैट प्लैनेट विल डिसाइड अबाउट इष्ट देवता। और अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो नेचुरली उस साइन का लॉर्ड, तो वो हमें इष्ट देवता डिसाइड करेगा। जैसे कि हमने अभी देखा इस हॉरोस्कोप में कि हमने कहा कि जुपिटर जो है ये आत्मकारक प्लैनेट है, जुपिटर आत्मकारक प्लैनेट है। तो हमने जुपिटर को नवांश में ये देखा, यहाँ पर है, ये कारकांश हो गया। और कारकांश से 12th हाउस ये हुआ, कारकांश से 12th हाउस ये हुआ, तो ये हाउस हमारा डिसाइड करेगा इष्ट देवता का। तो इसमें अगर एक प्लैनेट होता तो वो प्लैनेट हो जाता, अगर एक से ज्यादा होते तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गर होता वो हो जाता। पर यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब इसका लॉर्ड विल डिसाइड। तो इसका लॉर्ड सन हुआ, तो सन विल बी द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता, या इष्ट देवता विल बी गवर्न्ड बाय द प्लैनेट सन एक्चुअली इस केस में जो है। या अगर हम और कोई हॉरोस्कोप लें, इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री किस प्लैनेट की है, सैटर्न 27 है इसका। और सैटर्न नवांश में यहाँ पर प्लेस्ड है, और इससे हमने 12th हाउस देखा, और 12th हाउस में वही सन है, कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं है। तो सन जो है वो इष्ट देवता को डिसाइड करेगा, या इष्ट देवता विल गवर्न बाय द प्लैनेट सन एक्चुअली। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि कारकांश किस राशि में है, उस राशि से 12वां घर जो है वो डिसाइड करेगा उसमें प्लैनेट की क्या पोजीशन है। एक प्लैनेट है तो वो प्लैनेट डिसाइड करेगा, एक से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट, और तीसरा अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो नेचुरली लॉर्ड ऑफ द साइन। तो हमें ये पता लग गया कि जो इष्ट देवता है वो किस प्लैनेट से संबंधित होगा, किस प्लैनेट से। हर प्लैनेट का हम जानते हैं कि देवी देवता को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस प्लैनेट से संबंधित जो है वो इष्ट देवता होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू धर्म में मेल डिटी भी होती है, फीमेल डिटी भी होती है, देवी भी होती है, देवता भी होता है। तो हमें मेल डिटी की पूजा करनी चाहिए या फीमेल डिटी की पूजा करनी चाहिए, देवी की पूजा करें या देवता की पूजा करें, वो भी हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। कहते हैं कि ये जो प्लैनेट है जो इष्ट देवता गवर्न कर रहा है, अगर वो मेल राशि में प्लेस्ड है,
मेल राशि में, मेल राशि मतलब ऑड साइन में प्लेस्ड है। अगर ऐसा प्लैनेट ऑड साइन में प्लेस्ड है तो हम मेल डिटी की पूजा करेंगे, और अगर ऐसा प्लैनेट फीमेल साइन में प्लेस्ड है या इवन साइन में प्लेस्ड है, 2 4 6 8 10 12, तो हम फीमेल डिटी की पूजा करेंगे। क्या किया हमने, पहले प्लैनेट निकाला और प्लैनेट को देखा हमने कि वो किस राशि में प्लेस्ड है। अगर ऑड राशि में प्लेस्ड है या मेल राशि में प्लेस्ड है तो मेल डिटी की पूजा करेंगे, और अगर इवन राशि में प्लेस्ड है या फीमेल राशि में प्लेस्ड है तो फीमेल डिटी की हम पूजा करेंगे। अब जो हमारे जो हिंदू धर्म में देवताओं के 2 रूप होते हैं, देवी देवताओं के, एक शांत रूप होता है, एक उग्र रूप होता है। शांत रूप होता है, एक उग्र रूप होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम शांत रूप में पूजा करें या उग्र रूप में पूजा करनी चाहिए। देवी देवता जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी हम शांत रूप में पूजा करें या उग्र रूप में पूजा करें। तो कहते हैं कि जो प्लैनेट चूज किया आपने, अगर वो प्लैनेट मैलिफिक है तो हमें उस देवी देवता की उग्र रूप में पूजा करनी चाहिए, उस देवी देवता की उग्र रूप में पूजा करनी चाहिए। और अगर प्लैनेट बेनिफिक है, शुभ प्लैनेट है जो हमने चूज किया इष्ट देवता निकालने के लिए, उस केस में हमें शांत रूप में उस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, शांत रूप में। तो ये हमें पता लग गया पहले कि कौन सा प्लैनेट गवर्न करेगा। वो प्लैनेट मेल या फीमेल डिटी उसकी हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम शांत और उग्र रूप में। अब सभी देवी देवताओं की जो पोजीशन है, कुछ खड़े हुए होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, कुछ बाल रूप में होते हैं, क्राउलिंग पोजीशन में, कुछ सिटिंग पोजीशन में भी देखते हैं आप होते हैं, और कुछ जो है वो लेटे हुए होते हैं, स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं। तो हम इससे ये भी मालूम कर सकते हैं कि हमें जो देवी देवता हमने सेलेक्ट किया उसकी हमें जो है किस पोजीशन में हमें पूजा करनी चाहिए, खड़े हुए की, बैठे हुए की, लेटे हुए की या क्राउलिंग पोजीशन की। तो उसमें हम कहते हैं कि जो प्लैनेट हमने सेलेक्ट किया इष्ट देवता निकालने के लिए, जो प्लैनेट हमने सेलेक्ट किया इष्ट देवता निकालने के लिए, अगर उस प्लैनेट का संबंध लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस से है, उस प्लैनेट का संबंध लग्न चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस से है तो उसकी देवी देवता की स्टैंडिंग पोजीशन में हम पूजा करें, स्टैंडिंग पोजीशन। और अगर उस ग्रह का संबंध 10th हाउस से है तो क्राउलिंग पोजीशन में हम उस देवी देवता की पूजा करेंगे, मतलब बाल रूप में हम करेंगे। और अगर उसका संबंध 7th हाउस से है तो हम सिटिंग पोजीशन में उस देवी देवता की पूजा करेंगे, और अगर उसका संबंध 4th हाउस से है तो स्लीपिंग पोजीशन में या लेटे हुए जो पोजीशन होती है उसमें हम उसकी पूजा करते हैं। और जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि यहाँ पर जो लग्न चार्ट है ये वाला, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो वीनस की है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो वीनस की है। तो वीनस हमारा आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है, वीनस आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। और वीनस हम नवांश में देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कारकांश हो गया, इसको हम कहते हैं कारकांश, ये वाला जो राशि है। और इससे जो 12th हाउस है दैट इज जीवन मुक्तांश। तो ये हाउस हमें बताएगा कि हमें जो इष्ट देवता है वो किस प्लैनेट से गवर्न होगा, किस प्लैनेट से गवर्न होगा। तो यहाँ पर कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है। तो अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं होता है तो नेचुरली द लॉर्ड ऑफ द साइन मतलब मंगल, मंगल इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता, या इष्ट देवता विल बी गवर्न्ड बाय द deities represented by Mars, मंगल के जो देवी देवता हैं उसमें से हमें किसी देवी देवता को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है इसका लॉर्ड है और यहाँ पर कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो मंगल डिसाइडर हो गया इष्ट देवता का, कि मंगल से जो रिलेटेड देवी देवता है उसमें से ही कोई देवी देवता हमारे लिए होगा इष्ट देवता। अब सेकंड ये था कि अगर ये प्लैनेट इवन साइन में प्लेस्ड है या फीमेल साइन में प्लेस्ड है तो हम फीमेल डिटी की पूजा करेंगे।
और अगर ये प्लैनेट मेल साइन में या ऑड साइन में प्लेस्ड है तो मेल डिटी की पूजा करेंगे। अब मंगल किस राशि में प्लेस्ड है? इवन राशि में, फीमेल राशि में, तो फीमेल डिटी हो गई आपकी, फीमेल डिटी हो गई, ठीक है। तो मंगल से कनेक्टेड कोई भी फीमेल डिटी। अब क्वेश्चन है कि हमें उस डिटी की उग्र रूप में पूजा करेंगे या शांत रूप में करेंगे, उग्र रूप में या शांत रूप में। तो मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, Yes, sir. मंगल जो है वो बेनिफिक नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट है। तो नेचुरली हम उसकी उग्र रूप में, उस देवी देवता की उग्र रूप में पूजा करेंगे, उग्र रूप में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब कौन सी पोजीशन में, सिटिंग, क्राउलिंग, स्टैंडिंग या स्लीपिंग पोजीशन में? स्टैंडिंग आएगी यहाँ। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस जो मार्स का यहाँ पर किस हाउस से रिलेशन है, किस केंद्र के साथ रिलेशन है। लग्न से। हाँ, अगर मार्स इन तीनों हाउसेस में होता है तो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है। यहाँ अगर इन तीनों हाउस में होगा तो हम कहेंगे 10th हाउस से रिलेटेड है। इन तीनों हाउसेस में होगा तो हम कहेंगे 7th हाउस से रिलेटेड है। और अगर इन तीनों हाउस में होगा तो हम कहेंगे 4th हाउस से रिलेटेड है। तो यहाँ फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है, Yes, sir. फर्स्ट हाउस से, तो स्टैंडिंग पोजीशन हो गई, स्टैंडिंग पोजीशन। तो मंगल की देवी देवता, देवी मतलब क्योंकि फीमेल है, उग्र रूप में और स्टैंडिंग पोजीशन में। और हर प्लैनेट के आप देखेंगे कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं, और मंगल का अगर आप देखेंगे तो जो चामुंडा देवी करके हैं, तो चामुंडा देवी जो है वो हमारा इष्ट देवी बन गई, मतलब इष्ट देव बन गया जो है। तो हैं जी, तो इस तरह से हम किसी भी हॉरोस्कोप में फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका जो इष्ट देवता है वो कौन होना चाहिए। कोई भी अगर हम वैसे भी एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर है जैसे, तो हमने कहा था कि कौन सा था, सैटर्न वाज द इष्ट देव, ये आत्मकारक प्लैनेट। और सैटर्न से हमने 12th हाउस देखा, यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो सन हो गया। तो सन के जो देवी देवता है वो हमारे इष्ट देवता होंगे। और सन जो है ये मेल प्लैनेट, मेल साइन में प्लेस्ड है, मेल ऑड साइन में, तो मेल डिटी हो गया, मेल डिटी, ठीक है। फिर सन एक मेलिफिक प्लैनेट है, उग्र रूप में हो गया, उग्र रूप में हो गया। और सन का जो कनेक्शन है लग्न चार्ट में किस हाउस के साथ, सन यहाँ पर प्लेस्ड है, तो 7th हाउस के साथ हो गया, 7th हाउस के साथ। तो ये सिटिंग पोजीशन हो गई, सिटिंग पोजीशन हो गई। तो सन के जो भी देवी देवता हैं वो मेल डिटी, शांत रूप, सॉरी उग्र रूप और सिटिंग पोजीशन, वो बताएगा हमें हमारा इष्ट देवता कौन सा है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि इष्ट देव कौन होगा। और जैसा हम जानते हैं कि जितना हम अगर इष्ट देव की पूजा करेंगे तो उसका हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। पूजा जैसे किसी की भी करें खराब नहीं है, पूजा का फल हमेशा अच्छा ही होता है, बट अगर इष्ट देवता की करेंगे तो और ज्यादा अच्छा फल मिलेगा उससे जो है। तो ये नवांश चार्ट की मदद से हम इष्ट देवता में निकालते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो सर जैसे हमने कारकांश निकाला, क्या उसके निकाला? बाद वहां से कारकांश। कारकांश, जी जी, उसके बाद वहां से 12th लिया, ठीक है ना? जी जी। तो वहां पे अगर आपने कहा कि 2 प्लैनेट्स प्लेस हैं, उनमें जी। से दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट लेंगे, बिल्कुल। वो सर षटबल से देखना है कि कैसे देखना है? षटबल से, षटबल से। जैसे मान लो कोई अगर हम देखें भी कोई लेटेस्ट ही कोई अगर मिलता है तो सर वो सर मेरे पास एक इधर एक सिचुएशन है कि वहां पे राहु और गुरु आ रहे हैं, और राहु का तो षटबल दिखता नहीं है सर। देखिए बताइए क्या है आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ?
सर 5876 टाइम इससे 11:25 PM 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 में प्लेस पटियाला पंजाब। ठीक है। तो यहाँ कौन सा है आत्मकारक प्लैनेट? मून। सर मून बन रहा है। मून बन रहा है। तो नवांश चार्ट देखिए इसका। मून कहाँ पर है? ये है। इससे 12th हाउस ये है। तो यहाँ पर दो प्लैनेट हैं, जुपिटर और राहु। जुपिटर और राहु। अब राहु जो है किस प्लैनेट की रिजल्ट देगा इस हॉरोस्कोप में? राहु जो है वीनस वो किस प्लैनेट के रिजल्ट देगा? कोई वीनस के देगा। हाँ, कोई एस्पेक्ट नहीं है इसके ऊपर, ना ही कोई प्लैनेट है, तो वीनस के रिजल्ट देगा। ठीक है। तो राहु जो है वो वीनस के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो दो प्लैनेट बचे, तो हम कहेंगे जुपिटर और वीनस में हम देखेंगे कौन स्ट्रांग है। जुपिटर और वीनस में जुपिटर 8.7 है और वीनस है 7.1। तो वीनस इज सॉरी जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर। जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर। तो हम कहेंगे कि जुपिटर यहाँ पर जो है दैट विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। जुपिटर डिसाइड करेगा। और जुपिटर आप देख रहे हैं कि ऑड साइन में प्लेस्ड है ये। तो मेल डीटी हो गया। जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट है, शांत रूप हो गया। और लग्न में जुपिटर का एसोसिएशन कहाँ पर है? फर्स्ट हाउस के साथ स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। बस ठीक है। तो इस तरह सर से ये डीटीज का सर चार्ट देख सकते हैं ना, कौन कौन सी डीटीज हैं कनेक्टेड? वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर प्लैनेट की बहुत सारे देवी देवताएं होती हैं एक्चुअली। तो दैट यू हैव टू सी कि कौन सा, क्योंकि एक एक प्लैनेट की बहुत सारे हैं। ठीक है। तो चार्ट नहीं आता सर? कुछ चार्ट होता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा चार्ट नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि कितने करोड़ देवी देवताएं हैं। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आप नॉर्मली जानते हैं या पूजा करते हैं या नोन है, उसमें से कोई उसमें आता है नहीं आता। इतनी सारी देवियां हैं ना कि हर प्लैनेट की जो देवी देवता, इवन जो हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं 9 देवियों की, वो भी किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसमें से आप देख सकते हो कि कौन सी है कौन सी नहीं है। जो भी नोन हो नेचुरली तो वो बेटर रहेगा। तो ये नवांश चार्ट हमारा खत्म होता है। तो एनी क्वेश्चन ऑन नवांश चार्ट मैरिज के बारे में? कोई भी डाउट हो मैरिज के बारे में? सर ये जो 8th हाउस का हमने बताया था कि जब 8th हाउस की दशा होगी, जो प्लैनेट 8th हाउस में होगा नवांश चार्ट में, तो वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो। जी जी बिल्कुल। तो सर ये नवांश चार्ट पे लागू करेंगे कि हम कोई भी ऑल डिविजनल चार्ट्स, किसी भी डिविजनल चार्ट में जो भी प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है तो उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में डेथ लाइक इफेक्ट होता है, मतलब सीरियस इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम प्रोफेशन वाला पढ़ेंगे, दशांश चार्ट होता है। दशांश चार्ट में कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी दशा ऑपरेट हो गई, तो प्रोफेशन से कनेक्टेड सीरियस प्रॉब्लम, आपकी सडनली नौकरी छूट गई, बिजनेस बंद हो गया, तो इस टाइप की सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। या जो आप एक्सपेक्टेशन। हाँ सर, अगर वही प्लैनेट अगर अपनी राशि में है, किसी भी राशि में हो, लेकिन 8th हाउस में अगर प्लेस्ड है, जैसे मैंने कहा कि अभी हम देखेंगे जो दशांश चार्ट में कि कोई प्लैनेट किसी भी राशि में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर हाउस में होता है तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर वही प्लैनेट D1 में लग्नेश भी हो? हाँ, लग्नेश का तो देखिए, हाँ लग्नेश का फिर इफेक्ट कम हो जाएगा कि कोई प्लैनेट जब लग्न का है तो दैट गेट्स एन स्पेशल अटेंशन एक्चुअली। तो सर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज़ 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो मतलब बेटर हो जाएगा। इतनी बेटर नहीं होगा, बट प्रॉब्लम देगा, बट प्रॉब्लम में नॉट बी सो सीरियस एक्चुअली। प्रॉब्लम तो देगा ही।
और अगर सर वहां कोई प्लेनेट नहीं है तो क्या उसकी राशि का लोड देखा जाएगा उसमें? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, फिर ठीक है, नहीं प्लानेट है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई अगर प्लानेट नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा D10 चार्ट है, दशमांश चार्ट, और दशमांश चार्ट हम बेसिकली प्रोफेशन के लिए एनालाइज करते हैं। और जब प्रोफेशन की बात होती है तो नेचुरली 10th हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, फेम है, पावर है, पोजीशन है, स्टेटस है, एमिनेंस है, जो भी प्रोफेशन से कनेक्टेड जो भी चीजें होती हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं। तो नेचुरली 10th हाउस इम्पॉर्टेंट है, उसका लॉर्ड इम्पॉर्टेंट है, और उसके कारक जो प्रोफेशन के होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो प्रोफेशन के कारक कौन से प्लैनेट हैं जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे? सैटर्न, मरकरी, जुपिटर एंड सन। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले सैटर्न। सैटर्न कर्म का प्लैनेट है, वो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इट फोर्सेस यू टू डू द कर्मा। और जिनका शनि वेल प्लेस्ड होता है दे वेरी हार्ड वर्किंग, और जिनका शनि जो है एफ्लिक्टेड होता है बहुत सुस्त होते हैं, उनको उठने का भी मन नहीं करेगा बिस्तर से। जो तो शनि इज द मेन प्लैनेट विच फोर्सेस यू टू डू द कर्मा। अब कर्म तो सभी लोग करते हैं, और कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। तो कर्म के साथ साथ हमें क्या चाहिए? इंटेलिजेंस। हाँ, कर्म के साथ साथ थोड़ा बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, तो वी स्टार्ट ग्रोइंग एक्चुअली। क्योंकि जो एक लेबर क्लास है या हम लोग हैं, डिफरेंस इज ओनली ऑफ इंटेलिजेंस, कि उनका वो इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो आपने कर्म भी किया, इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट भी किया, और बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि वाकई में ही अगर आप रिमोट प्लेसेस में जाएंगे तो वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड स्किल पर्सन्स, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और हम लोग सभी एक क्वालिफिकेशन लेने के बाद वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ हाई पैकेज जॉब, हाई सैलरी जॉब। तो वी नीड द प्रोस्पेरिटी, कि हम जब मेहनत भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देयर शुड बी प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन, पैसा आना चाहिए हमारा। तो जुपिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारक बन जाता है प्रोफेशन का। और अल्टीमेट जो हम लोग जिसके लिए सब परेशान रहते हैं, दैट इज अबाउट द स्टेटस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एमिनेंस, जो भी है उसके लिए हम परेशान। प्रोफेशन में सबका एम यही होता है कि हमें कुछ नेम एंड फेम हमारा हो, स्टेटस मिले, यही सबका अल्टीमेट एम है। तो जब तक सन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। तो ये चारों प्लैनेट का रोल प्रोफेशन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चार प्लैनेट को देखकर आप बता सकते हैं कि आपके जो प्रोफेशन में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि सन, मरकरी, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो आप मेहनत कर रहे हैं और इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन सन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आपको कोई जानेगा नहीं। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितने भी अच्छे आर्टिस्ट बन जाइए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन कोई फेम नहीं हो सकता आपका। कई बार ऐसा होता है कि जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं होता, बाकी सब प्लैनेट वेल प्लेस्ड होते हैं, तो आपको स्टेटस भी मिलेगा, मेहनत भी करेंगे, इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, नेम फेम बहुत होगा, लेकिन पैसा नहीं होगा आपके पास। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा नहीं होता। तो तीसरा यह है कि मान लीजिए कि सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, और सन भी बहुत स्ट्रांग है, फिर क्या होगा? आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपने कोई इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, लेकिन पैसा आपको बहुत मिल गया और आपको पूरी दुनिया जानती भी है। और ऐसी एग्जाम्पल हैं बहुत ज्यादा। अब दिल्ली में छोले भटूरे बेचने वाले हैं, समोसे बनाने वाले हैं, दे आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब उसमें कोई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, बट somehow Saturn was very strong, Jupiter was very strong, and Sun is also very strong.
तो वो इतने फेमस हो गए कि जब कोई भी आता है फॉरेन से तो वो कहता है कि वहां से छोले भटूरे लेकर आइए आप। तो पूरी दुनिया में नाम हो गया उनका और बहुत पैसा है। आप बिलीव नहीं करेंगे वहां जाकर आप कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है आपको जो है। तो ऐसा भी हो जाता है कि, और दूसरा ये कि मरकरी और जुपिटर बेकार हो, सिर्फ सैटर्न और सन स्ट्रांग हो, तो आप कोई इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई पैसा भी नहीं मिला, लेकिन नाम आपका बहुत ज्यादा हो गया। नाम आपका बहुत, आपने कोई एक गाना गाया और एकदम से फेमस हो गए, एक डांस किया पूरी तरह से फेमस हो गए एकदम से, लेकिन ना पैसा मिला ना कोई इसमें अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि प्रोफेशन में लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझे हाई सैलरी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नाम होगा या नहीं होगा। तो आप बता सकते हो कि हाई सैलरी जॉब जब भी मिलेगा जब जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा हो। और हम लोगों ने कहा भी था कि सेकंड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए जब भी आपको हाई सैलरी जॉब मिलता है, और कारक उसका जुपिटर है। फेम जब भी मिलेगा जब सन आपका स्ट्रांग होगा, बिना सन के फेम नहीं मिल सकता। तो ये तो 10th हाउस हो गया, लॉर्ड हो गया, कारक, इसको तो हम एग्जामिन करते ही हैं। इसके अलावा जैसे हमने मैरिज में देखा था कि 7th हाउस के अलावा भी हम बहुत सारे हाउसेस को एग्जामिन करना पड़ता है। ऐसे ही क्योंकि कर्म का स्थान है तो कर्म के लिए और भी हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो ज्योतिष में प्रिंसिपल है भवति भवम, कि अगर हम 10th हाउस से प्रोफेशन एग्जामिन कर रहे हैं तो 10th से 10th को भी एग्जामिन करते हैं। 10th हाउस से अगर हम प्रोफेशन को एग्जामिन कर रहे हैं तो 10th से 10th हाउस को भी एग्जामिन। 10th से 10th हाउस कौन सा हुआ? 7th house. 7th house. So 7th house also becomes important from profession point of view. 7th house. अब जो प्रोफेशन है कर्म का स्थान, और कर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी कैपेबिलिटी, आपका पोटेंशियल, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका एप्टीट्यूड, आपका एवोकेशन, या जो भी विल पावर कहें, डिटर्मिनेशन कहें, सब चीजें। जब तक आप कैपेबल नहीं है तो आप कैसे करोगे, आप कैसे आप एक पर्टिकुलर स्टेटस पर पहुंचेंगे? तो लग्न जो है वो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोफेशन। और जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होता है, लग्न स्ट्रांग नहीं होता, आपको प्रोफेशन में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिल सकता। आप किसी का भी देखिए आंख बंद करके कि जो भी व्यक्ति हाई स्टेटस पर पहुंचे हैं प्रोफेशन में, उनका लग्न बहुत स्ट्रांग होता है। लग्न हमेशा देखिए कि लग्न जो है बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह सबको दिखाता है। और कर्म के लिए वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए कर्म में अगर आपको सक्सेस लेनी है, प्रोफेशन में सक्सेस मिलनी है, तो आप देखेंगे कि जो लग्न है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी का भी आप देख लेंगे, हम देखेंगे भी बहुत सारी एग्जांपल्स कि जो भी अगर अच्छी पोजीशन मिली है किसी को भी, तो उनका लग्न जो है बहुत स्ट्रांग है। और मून भी, क्योंकि मून आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है और वो भी जरूरी है। नेचुरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी फर्टाइल होना चाहिए, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, तो मून की पोजीशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और कहते भी हैं कि जब एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है, 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो वैसे भी केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में हो गया, राजयोग तो वैसे बन गया, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में हो गया तो राजयोग बन गया, और इसको हम सिंहासन योग कहते हैं। सिंहासन मीन्स कि यू गेट अ वेरी हाई स्टेटस इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न के साथ संबंध उसका हो जाता है, फिर हम प्रोफेशन के लिए सेकंड हाउस को देखते हैं, और सेकंड हाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? कि अगर हम 10th हाउस की सेकंड हाउस की पोजीशन देखें तो 10th हाउस से कौन सी पोजीशन है? ये 5th पोजीशन है, एंड 5th इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। It means second house is the house of intelligence as well as creativity in the profession. और प्रोफेशन में जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेकंड हाउस जो है
प्रोफेशन के लिए 5th हाउस हो जाता है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। दूसरा, सेकंड हाउस वेल्थ का भी हाउस है, वेल्थ का, और खास तौर से जो लोग बिजनेस परस्यू करते हैं एज ए प्रोफेशन, उनके लिए वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर जगह बिजनेस शुरू करना हो, एक्सपेंशन करना हो, डाइवर्सिफिकेशन करना हो, नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, हर स्टेज पर आपको पैसे की जरूरत होती है। और जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा तो बिजनेस तो आप नहीं कर सकते, कम से कम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में हर जगह हर स्टेप पर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो पैसे का अरेंजमेंट आपके पास नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, ये जो लोग पूछते हैं सर्विस में भी मुझे हाई सैलरीड जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाई पैकेज जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट आल्सो वी सी फ्रॉम सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड है तो आपको हाई सैलरीड जॉब मिलेगा या बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बट अगर सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप कहीं से भी क्वालिफिकेशन ले लीजिए, कुछ मैटर नहीं करेगा। जहां तक पैसे का सवाल, आपको नहीं मिलेगा हाई सैलरीड जॉब। और बहुत से लोग आप देखते भी हैं कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बावजूद भी उनको अच्छा सैलरीड जॉब नहीं मिलता, और जबकि बहुत से लोग होते हैं कि ऑर्डिनरी जगह से एजुकेशन लेकर दे गेट अ वेरी हाई सैलरीड जॉब एक्चुअली। तो वो सारा का सारा जो है वो सेकंड हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस आपका कितना वेल प्लेस्ड है। अगर सेकंड हाउस वेल प्लेस्ड है तो पहली चीज तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सर्विस में भी अगर आपको हाई सैलरीड जॉब लेना है या बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तभी भी जो सेकंड हाउस है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाउस 5th हाउस है फ्रॉम द 10th हाउस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो क्रिएटिविटी है प्रोफेशन में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 10th हाउस के लिए त्रिकोण स्थान बन जाता है, जो कि हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी होता है। और बहुत से लोग आप देखते हैं कि फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फैमिली बिजनेस में, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फैमिली का भी है। तो जब भी 10th हाउस का जैसे सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है लॉर्ड, तो उसको भी हम सिंहासन योग कहते हैं। जैसे लग्न का लॉर्ड 5th हाउस में चला गया तो इसे राजयोग। तो ऐसे ही जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, अपने से 5th पोजीशन में चला गया, तो 10th हाउस के लिए तो राजयोग बन गया, 10th हाउस के लिए राजयोग बन गया, तो उसको भी हम सिंहासन योग कहते हैं। जब 10th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो या सेकंड हाउस में हो, दोनों ही केसेस में उसको हम सिंहासन योग कहते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है और हाउस ऑफ लक भी है हम कहेंगे, और हाउस ऑफ क्रिएटिविटी भी है। तो प्रोफेशन में जो है फर्स्ट हाउस के अलावा सेकंड हाउस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर थर्ड हाउस और थर्ड हाउस पर्टिकुलरली कुछ प्रोफेशन है ऐसे जिसमें कि हमें एक हमारा कॉन्फिडेंस है, एडवेंचर है, या हमारा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो मे बी डिफेंस है, मिलिट्री है, सॉरी पुलिस है, पॉलिटिक्स है। इसमें आपको बहुत हिम्मत चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, और आपको हिम्मत भी चाहिए कि क्योंकि बहुत ऑड सिचुएशन आती है उनको हम फेस कर पाए जो है। तो उन प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर से बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में आपको 2-3 चीजें हैं बहुत जरूरी है। एक तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपको बार बार रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क हम वो थर्ड हाउस से ही देखते हैं। दूसरा, टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं बिजनेस लाइफ में, तो उनके इसका मुकाबला करना, उनसे फाइट करना, वो भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। और फिर जो है हमारे अंदर जो इनिशिएटिव होता है थर्ड हाउस उसका भी है। तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर से मे बी कि सर्विस में इतनी जरूरत ना पड़े इस हाउस की, लेकिन एक्सेप्ट जो पुलिस पर्सनल होते हैं, डिफेंस पर्सनल होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, बट बिजनेस के लिए ये हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब 10th हाउस का एसोसिएशन थर्ड हाउस के साथ होगा, और
थर्ड हाउस की जो पोजीशन है 10th हाउस से वो 6th पोजीशन है, छठी पोजीशन है, एंड छठी पोजीशन इज ऑल प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोनेंट्स। तो जब 10th हाउस का कनेक्शन थर्ड हाउस से होता है तो आप ये मानकर भी चलिए कि प्रॉब्लम भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी, अपोनेंट्स आपकी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। लेकिन कुछ प्रोफेशन के लिए थर्ड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम फोर्थ हाउस को देखें, फोर्थ हाउस हमारा एक तरह से मेंटल एटीट्यूड भी है। फोर्थ हाउस पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है, मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और कई प्रोफेशन ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम मेंटल एटीट्यूड, वो तो सबके लिए जरूरी है ही है, लेकिन कई प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर आपको पब्लिक का सपोर्ट बहुत चाहिए, एंड विदाउट सपोर्ट ऑफ पब्लिक यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन दैट प्रोफेशन। तो ऐसे प्रोफेशन कौन से हैं जिसमें कि आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए? पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मून जो है वो मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केसेस में देखेंगे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब हम केसेस एग्जामिन करेंगे तो मून और फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है उनका, बिकॉज दे कैन प्ले विद द इमोशंस ऑफ पब्लिक। जब तक फोर्थ हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, यू कैन नॉट प्ले विद द इमोशंस ऑफ पब्लिक, और यू कैन नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ पब्लिक। तो पॉलिटिशियंस के लिए फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिंग है, एक्टर है, सिंगर है, जो भी एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, उन सबके लिए देखिए उनको भी पब्लिक की सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन जब तक पब्लिक नहीं चाहती कोई फायदा नहीं। तो उनके लिए भी फोर्थ हाउस है, मून है, दे हैव टू बी वेरी वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप। तो हमेशा आप देखेंगे कि ये इस टाइप के प्रोफेशन जो होते हैं, पॉलिटिक्स है, एक्टिंग है, एंटरटेनमेंट है, इसमें फोर्थ हाउस और मून दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर अगर हम देखें फिफ्थ हाउस को तो फिफ्थ हाउस, पहली चीज तो ये हमारा ट्राइन हाउस है, हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी है इन जनरल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 10th हाउस से 8th हाउस है, और जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी, तो ये प्रोफेशन की लॉन्गेविटी है, प्रोफेशन की लॉन्गेविटी। अब देखते हैं कि कोई अच्छी खासी नौकरी चल रही है आपकी, और सडनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आपकी नौकरी छूट गई, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि बिजनेस बंद हो गया, और फिर आप पूछते हैं कि मुझे कब मिलेगी दूसरी नौकरी, या मेरा बिजनेस कब दूसरा शुरू होगा। जैसे आपने पूछा सेकंड मैरिज कब होगी, तो वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो 10th हाउस से 8th हाउस है। तो इसको हम हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन भी बोलते हैं। एक तो लॉन्गेविटी तो है ही है, बट दिस इज आल्सो द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिफ्थ हाउस पर कोई मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है गोचर वगैरह में, तो सडनली आप देखते हैं कि अच्छी खासी नौकरी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब फिफ्थ हाउस के ऊपर अच्छा गोचर होता है या अच्छी दशा शुरू होती है, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं प्रोफेशन में। तो फिफ्थ हाउस उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमेशा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि फिफ्थ हाउस के ऊपर कोई एडवर्स ट्रांजिट तो नहीं हो रहा, और अगर एडवर्स ट्रांजिट हो रहा है तो देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द प्रोफेशन एक्चुअली, क्योंकि सडनली वहां पर कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी फिफ्थ हाउस इन जनरल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, हायर एजुकेशन है, तो दे आर ऑल रिलेटेड विद द प्रोफेशन आल्सो। तो इन एनी केस फिफ्थ हाउस का इंपॉर्टेंट रोल तो है ही है, बट प्रोफेशन के लिए क्योंकि ये 8th हाउस है 10th हाउस से, तो इट इंडिकेट्स द लॉन्गेविटी एंड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन। फिर हम 6th हाउस को देखें। 6th हाउस इज ए रियली वंडरफुल हाउस, इससे अच्छा कोई हाउस नहीं है, क्योंकि जितने नाम दें इसको हम त्रिक हाउस भी कहें, उपाचे हाउस भी कहें, त्रिशडाय हाउस भी कहें, और प्रोफेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है 10th हाउस से क्या है, 9th from 10th, 9th from 10th, 9th from 10th,
प्रोफेशन का भाग्य, सब प्रोफेशन का जो दारोमदार है वो इसी हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, त्रिक कह लीजिए, त्रिशडाय कह लीजिए, लेकिन प्रोफेशन तो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। जैसे 9th हाउस आपके भाग्य के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रोफेशन के भाग्य के लिए 9th हाउस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और दूसरा ये 10th से 9th ही नहीं है, 9th से 10th है, 9th से 10th हाउस भी है। तो 9th से 10th हाउस का मतलब क्या हुआ कि सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलती है। कभी कभी आप देखते हैं कि हम कहते भी हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता लेकिन इसको फल पूरा मिलता है, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी ठीक है, इनको सारा फल मिल जाता है, रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे होते हैं। तो जब हम अपने एफर्ट्स हैं या रिसोर्सेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो 6th हाउस बताएगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, कितने एफिशिएंट हो एज फार एज यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कंसर्न। तो कहते हैं कि 6th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है तो बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना बना देते हैं उसको, तो 6th हाउस बताएगा। और कुछ उल्टे भी होते हैं, सोने को भी मिट्टी बना देते हैं, तो वो भी 6th हाउस बताएगा कि आप कितने एफर्ट्स आप लगाते हैं और उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है एक्चुअली। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोफेशन का भाग्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको कि कोई भी आप हॉरोस्कोप देख लीजिए, कितने भी जो लोगों को हाई स्टेटस मिला है, हमेशा 6th हाउस will have an association with the 10th हाउस। उसके बिना you cannot be fortunate in the profession, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको जो है। तो 6th हाउस कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि हाँ जी सर, अगर 6th और 12th पे कोई प्लैनेट है नहीं तो आप बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी हमने कहा था कि हाउस को जो एग्जामिन करते हैं, वी एग्जामिन 3 थिंग्स वी सी। फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, सेकंड वी सी इज द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, थर्ड वी सी इज द कारक ऑफ दैट हाउस। और तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, 1/3 1/3 1/3। तो प्लैनेट नहीं है तो उसके लॉर्ड को देखो, कारक को देखो। तो खाली ये कहना है कि प्लैनेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया। प्लैनेट नहीं है तो उसके लॉर्ड को देखो, कारक को देखो, तब हम हाउस को एसेस करेंगे कि हाउस की पोजीशन क्या है। तो 6th हाउस इतना इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते हैं, सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन। और इसको हम हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ सर्विस। इसका अर्थ ये होता है कि जब 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ होता है तो यू आर लाइकली टू परस्यू सर्विस एज ए प्रोफेशन, क्योंकि ये जो है हाउस ऑफ सर्विस हम इसको कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम चाहेंगे कि 6th हाउस हमारा बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि प्रोफेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि प्रोफेशन के लिए हम कुछ भी कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाते हैं। प्रोफेशन के लिए हम कुछ भी कॉस्ट पे कर सकते हैं। तो नेचुरली जब 6th हाउस स्ट्रांग होगा तो यू विल हैव टू पे सर्टेन कॉस्ट आल्सो। कॉस्ट मींस कि दुश्मन बढ़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी लाइफ में जो है। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग बेनिफिट इन द प्रोफेशन। और उसके लिए हम तैयार होते हैं कि कुछ हद तक हम कर सकते हैं। होता भी है कि चलो यार मुसीबत तो आने दो, हमें तो स्टेटस तो मिल रहा है ना बहुत अच्छा, पैसे तो मिल रहे हैं ना बहुत अच्छे जो है, तो उसके लिए हम कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। बट इतना भी नहीं कर सकते कि हम सारा कुछ सेक्रीफाइस कर दें और फिर मिलेगा तो क्या फायदा होगा उसका भी। तो 6th हाउस ऐसा है कि हम जैसे और त्रिक हाउस को हम चाहते हैं कि वीक हो, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। बट 6th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको हम नहीं चाहते कि वीक हो, क्योंकि प्रोफेशन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है और प्रोफेशन के लिए हम कुछ भी कॉस्ट पे करने को तैयार होते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि इतनी कॉस्ट ना पे करनी पड़े जिसकी वजह से हमें कुछ जो मिल रहा है उसका फायदा ना हो।
तो एक सर्टेन लेवल तक हम चाहते हैं कि 6th हाउस स्ट्रांग हो। और प्रोफेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है इसकी जो है, तो 6th हाउस का रोल प्रोफेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाग्य है जैसे 9th हाउस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही 6th हाउस प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आप कितने एफर्ट्स पुट करते हैं, उसका आउटपुट कितना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हमारे जो मेहनत करते हैं वो वेस्ट ना हो, तो वो भी 6th हाउस बताएगा हमें जो कि 6th हाउस हमारा कितना स्ट्रांग है एक्चुअली में। तो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे हाउसेस हैं जो कि प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन हम सिर्फ 10th हाउस ही नहीं देखेंगे, और जैसे मैंने कहा कि 6th हाउस, बट इवन आई थिंक बिफोर 5th हाउस की भी बात की हमने, और 5th हाउस एक पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है। 4th हाउस हमने कहा पब्लिक का हाउस है, मासिस का हाउस है, और 5th हाउस क्या है, सेकंड है, वहां से सेकंड हुआ ना वहां से 4th हाउस से 5th हाउस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेल्थ ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का पैसा। और कभी कभी हम ऐसा होता है कि जैसे स्पेकुलेशन है, स्टॉक मार्केट है, लॉटरी है, जहाँ पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है, किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है, तो ये पब्लिक के पैसे का भी हाउस है। तो अगर हमें स्पेकुलेशन देखना है, लॉटरी देखनी है कि इसमें हमें गेन होंगे या नहीं होंगे, दैट विल बी टोल्ड बाय 5th हाउस। तो इसलिए जब स्टॉक मार्केट की बात आती है कि स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट होगा या गेन होगा, तो 5th हाउस आपको बताएगा। और लॉटरी भी वैसे ही है, लॉटरी में भी सारा पैसा लोग लगाते हैं, टिकट खरीदते हैं। तो लॉटरी का पैसा हो या स्पेकुलेशन हो, स्टॉक मार्केट हो, वो सारा पैसा जो है हम 5th हाउस से देखते हैं, या गेन थ्रू स्टॉक मार्केट, गेन थ्रू लॉटरी, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। So we will continue with the discussions tomorrow. So in the meantime, in case you have any question, कोई भी क्वेश्चन हो किसी से भी कनेक्टेड। सर लास्ट का क्वेश्चन है एक, हाँ जी, पीछे का क्वेश्चन है एक। हाँ बोलो। ये केंड्रम योग कैसे नलिफाई होता है? एक्चुअली में जो आपने भेजा था पीपीडीएक्स, उसमें कुछ पॉइंट समझ मतलब मिट रहे हैं। देखिए, जो हमने केमद्रुम योग की बात कर रहे हैं ना आप, जी 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 जी। केमद्रुम योग मतलब जब मून के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं होते अपार्ट फ्रॉम सन, राहु एंड केतु, तो मून हमारा कहते हैं हम एक्टिवेट नहीं होता। और जब मून एक्टिवेट नहीं होगा तो माइंड काम नहीं करेगा, और माइंड काम नहीं करेगा तो नेचुरली सब कुछ बेकार है आपके लिए, जो है अच्छा होते हुए भी सब बेकार हो जाता है। तो उसका कई सिचुएशंस हैं जिसमें हम नलिफाई करते हैं कि एक तो कहा कि मून बहुत स्ट्रांग है, मून जो है बहुत स्ट्रांग है, और जब मून इतना स्ट्रांग होगा तो नेचुरली फिर काम चल जाता है। जैसे मून उच्च का है, मून के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, ये बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये नलिफाई हो जाएगा केमद्रुम योग। और उसमें भी कहा था हमने कि जैसे नवांश चार्ट में अगर मून केंद्र में प्लेस्ड होता है, उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होता है, तभी भी नलिफाई हो जाता है। या मून जुपिटर के नक्षत्र में हो, मून अगर जुपिटर के नक्षत्र में हो तो उस केस में भी नलिफाई हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी तरह से भी अगर मून स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी तरह से अगर मून स्ट्रांग हो जाता है, तब तो पॉसिबिलिटी होती है कि इसको नलिफाई होने की। अगर मून अगर वीक रहता है लग्न चार्ट और नवांश चार्ट पे, फिर वो केमद्रुम योग पक्के रिजल्ट देता है आपको जो है। एक इसमें पॉइंट था सर, नवांश चार्ट में इंटीमेट साइन में हो। हाँ, तो वही मतलब हो गया कि इंटीमेट फ्रेंड के साइन में हो और जुपिटर का एस्पेक्ट हो, तो नेचुरली फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, इंटीमेट फ्रेंड के साइन में हो। अच्छा, ठीक 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 सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा कंबस्शन को लेकर, कंबस्शन ऑफ प्लैनेट्स। हाँ बोलिए बोलिए सर। जैसे हम दशमांश की अभी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो सर किसी का जैसे दशमांश का लॉर्ड कंबस्ट हो सूर्य के साथ,
नहीं, दशमांश में हम कंबस्ट नहीं देखते हैं डिविजनल नहीं चार्ट सर, में। दशमांश नहीं, आई मीन D1 में सर। हाँ, D1 में, हाँ बोलिए। तो अगर कंबस्ट हो तो सर उसका मतलब करियर का उसको काफी मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, क्या कंबस्ट हो? उसका लॉर्ड ही कंबस्ट हो, 10th हाउस का लॉर्ड। हाँ, देखिए, एक हमने कहा था कि हाउस को देखने के 3 तरीके हैं, प्लैनेट, लॉर्ड और कारक। हमें तीनों को देखना पड़ेगा एंड तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया। मान लीजिए लॉर्ड उसका कंबस्ट है। पहली चीज तो यह है कि जैसे ही प्लैनेट कंबस्ट होता है, तो जब हम लोगों ने अवस्थाएं डिस्कस की थी प्लैनेट की, तो उसको हमने कोप अवस्था कहा था। अब कोप अवस्था में आप कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, यू आर ऑलवेज नेगेटिव। तो जब सन के बहुत पास कोई भी प्लैनेट होता है तो इट बिकम्स ए मैलेफिक प्लैनेट, कितना भी अच्छा प्लैनेट क्यों ना हो। तो अगर लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया, बट मान लीजिए कि प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, कारक की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो भी रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो खाली एक तो 1/3 हो गया ना, वो तो लॉर्ड तो पोजीशन है। सर उसके अंदर फिर अगर राजयोग भी देखते हैं, अगर केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो भी जी। कंसिडर उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया ना। हाँ, इट बिकम्स ए वेरी वीक योगा, क्योंकि सबसे पहले जो योग की कंडीशन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इन्वॉल्व्ड मेकिंग योगा, कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर स्ट्रेंथ वीक होगी तो बहुत वीक योग बनेगा। जैसे बुध आदित्य योग है इंटेलिजेंस का, तो इंटेलिजेंस में सब लोग बराबर तो नहीं होते। सन मरकरी तो आपको 70% लोगों में इकट्ठा मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि सन मरकरी कितना स्ट्रांग है, किस हाउस में बन रहा है, किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। योग के रिजल्ट आपको 5% से 100% तक मिल सकते हैं। ये नहीं है कि कोई एक योग बन गया तो बहुत अच्छा हो गया। अल्टीमेटली यू हैव टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट योग, कि वो योग कितना पावरफुल बना है। सर एक क्वेश्चन है हम्म। सर, ये जो पराशर हो रहा है जी। सर, उसमें तो कोई भी टर्म मैंने बड़ी ठंडा बारीकी से, लेकिन कोई भी टर्म नहीं है जो हम बोल रहे हैं ना, क्या कहते हैं, राहु केतु का बीच में ऑल द प्लैनेट्स विल बी देयर, दैट इज यू कैन से काल सर्प शब्द ही नहीं है। हाँ, कालसर्प का किसी किताब में वर्णन नहीं है एज सच, बट होता है। तो उसमें जब लोगों ने देखा, रिसर्च की, तो ये कहा कि इट मे बी कॉज ऑफ इम्बैलेंस। और वो भी लगता भी ठीक है कि सारे प्लैनेट अगर एक तरफ हैं तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में इम्बैलेंस होगा भी। जैसे कालसर्प योग है, पितृ दोष है, इनका कोई किताबों में थोड़ी उसका कोई मेंशन है। क्योंकि सर काल सर्प जो है, मैं जो हमने उसको सर्च मारा तो सॉफ्ट कॉपी जो मिला, पराशर हो रहा और भृगु दोनों में कोई शब्द ही नहीं है काल सर्प। मैं सोचा कि इनके कुछ डिटेल होगा, नहीं, लेकिन कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हाँ, पंडित लोगों को इतना डराते। कालसर्प योग का जो मेंशन है कहीं नहीं है। दो चीजों से तो डराते हैं, कालसर्प योग और पितृदोष हो, दोनों ही चीजें वहां कहीं ज्योतिष में मेंशन नहीं है। और एक मांगलिक दोष, मांगलिक तो है मेंशन, लेकिन ये कालसर्प दोष और पितृदोष का ही नहीं है। तो जब समझ में नहीं आता तो पितृदोष कह दो, नहीं तो कालसर्प योग कह दो। एक प्लैनेट ही तो निकला है बाहर, 2 प्लैनेट ही तो निकले हैं। मैंने तो देखा 3-3 प्लैनेट भी बाहर होते हैं, तभी भी कहते हैं नहीं, आंशिक तो है ही है। तो आप करिए, उपाय करिए, आपको ले जाएंगे नासिक वासिक, कहाँ ले जाएंगे, उपाय कराएंगे आपको, और कुछ फायदा होता नहीं है फिर उससे। सर जैसे 3 चार्ट्स देखते हैं सर, जैसे हम 3 चार्ट्स देखते हैं, जैसे हम लग्न चार्ट, सूर्य चार्ट और चंद्र चार्ट, ठीक है ना सर, मून चार्ट। उसमें से सर आपके हिसाब से आप कैसे रेटिंग करते हैं? पहला तो लग्न चार्ट को करेंगे, दूसरा आप सूर्य को करेंगे। देखिए, हाँ, लग्न इज योर बॉडी, मून इज योर माइंड एंड सन इज योर सोल। तो एक्चुअल में जो आपको लाइफ में मिलता है, एक्चुअल में जो मिलता है, दैट इज व्हाट इज यू सी फ्रॉम द लग्न चार्ट। जैसे आपका एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग के लिए नहीं, आपको इंजीनियर बना दिया। आपको डॉक्टर का कोई एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन डॉक्टर बना दिया। तो जो आप बन गए या जो एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, वो तो लग्न चार्ट आपको बताता है।
मून इज योर माइंड, कि व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, कि एप्टीट्यूड के हिसाब से क्या होना चाहिए। एप्टीट्यूड अगर मून चार्ट देखेंगे तो दैट विल टेल यू कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। तो ये एप्टीट्यूड बताएगा कि ये अगर होता तो शायद बहुत अच्छा होता। एंड थर्ड इज कि व्हाट यू लाइक एट द सोल लेवल, सन चार्ट है। आप बहुत लोगों को देखते हैं कि IIT IIM से क्वालिफिकेशन लेने के बाद they are not concerned with the material aspect. They go for some village and start doing some social service, humanitarian service. So this is what you like at the soul level. आपका ये इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, तो the sun chart is telling you कि what you like at the soul level. तो कायदे में तो ये है, बट ये कहा कि जो भी इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, लग्न में से, सन में से और मून में से, तो नेचुरली जो भी स्ट्रॉन्ग होगा दैट विल प्रिवेल आल्सो, वो प्रिवेल भी करेगा। तो उस चार्ट से आप देखेंगे तो उससे रिजल्ट आपको बेटर मिलने चाहिए। ओके। चलिए, ओके देन, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ ओके सर, कल क्लास कितने बजे है सर? कल वही 3 बजे। आज के लिए थी सर, आज थोड़ा शिफ्ट किया था, बाकी तो कल 3 बजे होगी। ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू।